इस वक्त जो दुनिया में हालात हैं और ख़ित्ते में हालात हैं, मिडल ईस्ट में हालात हैं, यूक्रेन में हालात हैं, तो बड़े खदशात हैं। तो हम ये अपने अंदरूनी मसाइल में इतने फंसे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं कि जी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आने दें, जो आता है वो कोई धमकियाँ दे रहा है, कोई अजीब कन्फ्यूजन है। तो ये मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में तो ये बहुत ख़तरनाक बात है कि 24 नवंबर अब होने जा रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हालात? देखिए अमर भाई, ये हालात तो यकीनन बहुत ख़राब है। मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर हो या हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर की जो सिचुएशन है, और फिर जो दहशतगर्दी की एक वबा चल पड़ी, और जिस तरह हमारे फोर्सेस के जवान और हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, तो हालात तो बहुत ख़राब है। लेकिन इन हालात की खराबी में हमारी पॉलिटिकल क्लास की एक जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी शायद हम सही ऐसा तरीके से नहीं निभा रहे। और अगर ये ना देखा जाए कि मैं समझता हूँ कि आप अफगान वार से शुरू कर लें और आज तक हमारी जितनी भी पॉलिसियाँ रही हैं उससे हमें नुकसान नहीं हुआ है। हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, हमने लाखों लोग हमारे शहीद हुए, IDPs, हमारे एसेट तबाह हुए, हमारा जिस तरह नुकसान माली तौर पे, जानी तौर पे, हर लिहाज से हुआ। तो अल्टीमेटली हमने हासिल क्या किया? तो मेरे ख्याल में अब भी इसके ऊपर एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज ये दरना वरना, ये पकड़ दकड़, ये जो इस दूसरे एजेंडेज हैं, इसको एजेंडा को सारों को मौखर करके मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी जो है इसके ऊपर नंबर 1 एजेंडा ये होना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला ही हमारा इस वक्त दहशतगर्दी है। इस वक्त तो चंद साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि दहशतगर्दी, मैं बैरूनी खतरात की बात कर रहा था, पर हम लोग भूल जाते हैं कि इस वक्त जो है KP में फॉर एग्जाम्पल ये जो कल परसों बन्नू का हमारे खबर ही नहीं है, 7 जो है पुलिस वाले थाने से अगवा करके ले गए हैं, फिर तो आतर के साथ हमले होते रहते हैं। बलूचिस्तान में सूरत हाल ख़राब है, कराची के अंदर चीनियों के ऊपर कुछ हफ्ते पहले हमला हुआ, तो ये वो हैं। पर यहाँ एक डेडलॉक नज़र आता है चंद साहब के अभी वो 24 को करने जा रहे हैं। वाडा साहब की मैं गुफ्तगू, अब वो पता नहीं किसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो वो जिस तरीके से एक तमस्खर उड़ाना, मजाक उड़ाना के पाँव में पड़े हुए हैं और 50 लाख भी बंदे लेके आ जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। कोई मसले का हल बताने की बजाय जो है ये एग ऑन करना कि जी आप कर लें जो करना है। देखिए, इससे पहले जब ज़रबे अज़ब शुरू हुई, जब पीओ पार्टी के दौर में 2008 से 13 जब ऑपरेशन शुरू हुआ सवात का, सारी पॉलिटिकल पार्टीज 1 पेज पे थी। कौमी असम्बली में DGI और आर्मी चीफ ने आकर ब्रीफिंग दी थी, आपको याद है, सलाला चेक पोस्ट के बाद भी और उससे पहले भी बहुत सारे मामलात में। तो फिर पूरी कौम खड़ी हो गई अपनी फोर्सेस के पीछे। तो अब भी ज़रूरत है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारी कौम को एक पेज पे होना पड़ेगा। इस वक्त जो हमारी सियासत की भेंट हमने इदारों को चढ़ा दिया है, और जो हमारा डायलॉग है नेशनल डायलॉग की बजाय हम एक अफरा तफरी की तरफ हम डायलॉग को लेके जा रहे हैं, और ये पैनिक हमने एक सोसाइटी में क्रिएट कर लिया खुद ही। मैं समझता हूँ जो हमारी इंटरनल एक पैनिक है, पॉलिटिकल पैनिक कह लें या इसको गवर्नेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इसको हमें सेकंड टियर पे करना पड़ेगा, और हमें दहशतगर्दी नंबर 1 एजेंडे पे लाना पड़ेगी। और दहशतगर्दी आप पूरी कौम को एतमाद में लेना पड़ेगा, और फिर कौम का तावन भी चाहिए होगा। जो बलूचिस्तान, KP के फाटा, और इस वक्त जो सेंट्रल पंजाब में भी हालात अच्छे नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बड़े अजीबो गरीब कच्चे के डाकू देख ले आप, रोज मियाँ वाली में कभी पुलिस पे हमला हो जाता है, कभी बखर में। तो ये हम किसी हवाले से भी पूरा मुल्क महफूज नहीं है, और सच्ची बात है, लगता ऐसे है कि हम इस जंग को कोई सीरियस नहीं ले रहे, और हमारा नंबर 1 एजेंडा ये नहीं है। हमारे जवान शहीद होते हैं, जो ही रोजाना हम शहादतों की खबर पढ़ते हैं तो शर्मिंदगी होती है, और शायद मैं तो समझता हूँ हम उसके जिम्मेदार हैं उन शहादतों के, क्योंकि हमने एजेंडा नंबर 1 ये दहशतगर्दी नहीं रखा। और कोई कहता है कि आप तालिबान को ले आए, कोई गुड तालिबान बैड तालिबान की डेफिनेशन से कहीं खुश नहीं होते लोग। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को बैठ के, अगर कोई हमारी गलत पॉलिसी थी तो हमें कौम से या अपने आप से या अपने इदारों से माफ़ी मांगनी चाहिए बैठ के कि हमारी फलां पॉलिसी ठीक नहीं थी, ये हमारे कमज़ोरियाँ थी, ये खामियाँ थी, आइंदा हम ये एक पेज पे कम से कम कौम हो। और पाकिस्तानी कौम जो है ऐसे मामलात में आप देख लें कि 1 मिनट में एक पेज पे आ जाए। जी चंद साहब, आप जैसे अब लोग जो है ना
जो ये लार्जर पिक्चर पेश करने वाले बड़े महदूद रह गए हैं, कम ही रह गए हैं। अब ये पीटीआई की 3 डिमांड्स आई हैं कि जब तक ये पूरी नहीं होती तो हम हर सूरत में, इस दफ़ा उन्होंने कहा जी इसका इनडेफिनेट उस तक ही हमारा एहतजाज जारी रहेगा। एक वो कहते हैं जी मैंडेट हमारा वापस होना चाहिए, एक वो कहते हैं जी जो है कानून की हुक्मरानी, और तीसरा वो कहते हैं कि जी नाजायज़ मुकदमात हैं वो वापस होने चाहिए। आपको ये जायज़ लगती हैं या नाजायज़ हैं? देखिए जी, उनकी जो डिमांड्स है ना जी, मुकदमात वापस होने चाहिए या कानून की हुक्मरानी कहने की हद तक तो ठीक लगती है, लेकिन जब मेरा ये मुतालबा हो ना कि मैं खुद किसी कानून की गिरफ्त में ना आऊं और आमिर मतीन साहब भी सिर्फ गिरफ्त में आए या कोई दूसरी पॉलिटिकल जमातें ही आए, तो ये गलत है। लेकिन आमिर भाई, हमारा मुल्क जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इकोनॉमिकली या सिक्योरिटी वाइज या सियासी तौर पे, मैं समझता हूँ कि इस वक्त नेशनल लीडरशिप जितनी भी हमारी है, वो लीडरशिप का रोल अदा करें और बैठ के ये एपेक्स कमेटी का प्लेटफॉर्म ले लें या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ले लें या पार्लियामान को ले लें, और ये एक दिन भी जाया करने वाली बात नहीं है। और इसमें बैठ के मामलात को ठीक करना चाहिए। अगर हमने मामलात आपस में ठीक ना किए तो यकीन करें हमें आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। वो सिर्फ यही मैसेज जाएगा कि हर कोई अपने इक़्तिदार और पावर की जंग लड़ता रहा, अपनी सर्विस, अपनी नौकरी, अपनी सियासत, अपना कारोबार ही बचाता रहा, तो फिर हम इन शहीदों को या इस अपनी कौम के आने वाले मवारों को चंद साहब, उन्होंने कानून की हुक्मरानी को जो स्पेसिफाई किया है वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम जो है ये गलत है, इसको वापस लिया जाए। ये उनकी इसके मुराद है उससे। आपके ख्याल में 26वीं तरमीम पार्लियामान का हिस्सा नहीं है? आपकी पार्टी ने बहरहाल उसको की है। अब हम सुनते हैं बिलावल साहब से कि जो इसकी स्पिरिट थी वो नहीं की गई, हमारे साथ धोखा हुआ है। आपका क्या ख्याल है? देखिए जी आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स का एजेंडा कभी भी नहीं रुकना चाहिए और पार्लियामान के अंदर अमेंडमेंट्स हो या रिफॉर्म्स हो, ये चलती रहनी चाहिए। लेकिन उसको भी उनको एक डायलॉग करना पड़ेगा। देखिए, बिलावल साहब बार्स में गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पे गए, पूरी सोसाइटी को डायलॉग किया, मीडिया टॉक शोज किए, मीडिया के लोगों से मिले। पीटीआई के लोग भी मौलाना फजल रहमान के साथ तो सारी तरमीमी एजेंडा मसवदा तैयार करते रहे। खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में एक कंसेंसस हो गया। उसके बाद बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम जेल में जाके पूछेंगे, लेकिन वहां तो एक एक पॉइंट के पे उनका इत्तफाक होता रहा। तो मैं समझता हूँ यही उनकी नॉन पॉलिटिकल अप्रोच है कि वो उनकी क्लैरिटी नहीं है, उनके विजन में क्लैरिटी नहीं है या उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है कि वो एक तरफ से इत्तफाक भी करते हैं, सिस्टम के अंदर रहना भी चाहते हैं, बैठते भी हैं, बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ उनको वन मैन शो है, वन पॉइंट एजेंडा है कि खान साहब जो कहेंगे वो होगा। तो इस तरह वैसे चंद साहब ये बिलावल साहब अब खुद कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उनकी क्लैरिटी नहीं है। बिलावल साहब अब खुद कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने ये 2-3 बयान उनके ऊपर नीचे आए हैं कि जी जो हमें 26वीं तरमीम के जो वादे किए गए थे या जो इसका समझाया गया था, मतलब वो नतीजा नहीं इसका निकला। और वो खुद जो ये अब सूरत हाल है इस वक्त जो है कि सुप्रीम कोर्ट में फ्लूच होकर रह गई, ये एक मजाक बन गया है। वो इधर के केस उधर भेज देते हैं, वो वापस भेज देते हैं कि हमारी तरफ आईनी अदालत की तरफ क्यों भेज रहे हैं, ये रोज का एक मजाक बन गया है। तो वो आपके ख्याल में जो ये आप कह रहे हैं बड़ी क्लैरिटी वाली 26वीं आईनी तरमीम आई है, ये अब तो खुद बिलावल साहब कह रहे हैं कि नहीं है? देखिए अमर भाई, जो 26वीं तरमीम के ऊपर बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट आई है, देखिए उसके 2 पहलू हैं। एक तो है कि जो जुडिशल कमीशन के हवाले से जो कहा गया था कि कौन सी जमात की पार्टी की नुमाइंदगी क्या होगी या नून की क्या होगी, उससे हुकूमत ने वायलेशन की। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी डिटेल, सच्ची बात है, पार्टी में हमारे साथ डिस्कस नहीं हुई,